चलिए जानते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल में हमें पता है माइटोसिस होगा एंड मियोसिस होगा। माइटोसिस जो है ये ऐसी कंडीशन जहाँ पे है ना सोमैटिक सेल्स है ना डिवाइड करेंगे। नॉर्मल एपिथेलियल ले लीजिए या फिर आपकी स्किन के सेल्स है या फिर यू कैन से ऑर्गन जो है आपकी बॉडी में उसका डिवीजन होगा, सो वी कॉल इट एज ए सोमैटिक सेल्स। वहीं अगर जर्म सेल्स यानी ओवरीज या फिर टेस्टिस के जरिए जो स्पर्म्स फॉर्म होते उसमें अगर हो तब हम इसे जर्म सेल्स कहते हैं। जर्म सेल्स में हमें पता है कि यहाँ पर एक सेल मीन्स एक स्पर्म का सेल जो फॉर्म कर रहा है वो है ना 1 से 4 सेल्स को फॉर्म करेंगे, सो दैट्स वे वी कॉल इट एज ए मियोसिस का प्रोसेस। एंड माइटोसिस में यहाँ पे सिर्फ वन सेल से अनदर सेल इज फॉर्मिंग। जब हम यहाँ पे सेल के साइकिल के बारे में जानते हैं, इंटरफेस होगा यहाँ पे एम फेस होगा। इंटरफेस है ना 23 आवर्स का होगा एंड एम फेस ओनली 1 आवर का होगा। इंटरफेस है ना ऐसा देख लीजिए 24 आवर्स हमारे घर में जिस तरह के हमारे क्लॉक में होते हैं पर डे। सो व्हाट विल हैपन 23 आवर्स है ना जस्ट ये वाला इंटरफेस करेगा, 23 आवर्स का कंप्लीट फेस लेगा एंड एक ही 1 आवर ही में ये रिमेनिंग है ना एम फेस कंप्लीट कर देगा। एंड 95% ऑफ द वर्क विल बी डन इन द इंटरफेस, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रिपेयर करेगा। 95% है ना प्रिपरेटरी फेज में कर देगा कि पूरी तैयारी वगैरह करेगा। लास्ट के जो 5 मिनट्स होंगे वो है ना एम फेस आकर है ना सेल को डिवाइड कर देगा एंड ना इसका वर्क है ना फिनिश कर देगा। सो दैट्स वे वी कॉल इट एज ए प्रिपरेटरी फेज। हम इसे है ना प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, इसे है ना सेल डिवीजन का मेन फेज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए G1 एंड SG2 फेजेस होंगे। G1 है ना एक ऐसा फेज है जहाँ पे है ना प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। G2P है ना ऐसा फेज जहाँ पे है ना प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। एंड S फेज से रेप्लिकेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो काम करेगा। अब इधर देखिए G1 में किस तरह की कंडीशन होगी। यहाँ पे हमारे पास है 4 क्रोमोसोम्स। 4 क्रोमोसोम्स के पास है ना दो कॉपीज है, ये 2 कॉपीज है एंड दीज आर द कॉपीज। ये किस बेस पे, यहाँ पे हम है ना क्रोमैटिड के बेस पे है ना 2 कॉपीज को डिवाइड करते हैं एंड है ना क्रोमोसोम्स के बेस पे है ना हम वी आर सेइंग द क्रोमोसोम्स। ओके, फॉर एग्जांपल इवन दो यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ 4 आर्म्स यू विल कॉल इट एज ए क्रोमोसोम। ये सिंगल वन क्रोमोसोम ही कहलाएगा। और अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तब भी है ना ये एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। सो द क्रोमोसोम व्हेन दे बोथ आर सेपरेटेड देन वी कॉल इट एज ए, अगर ये दोनों है ना ये दो जो है अलग अलग हो जाएंगे तब हम इसे बोलेंगे कि ये दो है ना अलग अलग क्रोमोसोम से। सो व्हेन दे आर टुगेदर क्रोमैटिड सेपरेट ना हो तब तक है ना वी कॉल इट एज ए वन सिंगल क्रोमोसोम। आई होप आपको ये समझ आ गया। एंड सी यहाँ पर है ना ये जो जीवन का फेस है यहाँ पे हम रेप्लिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर है ना प्रोटीन की सिंथेसाइज करेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा सेल जाएगा एस फेस में जहाँ पे रेप्लिकेशन का मेन प्रोसेस होना है। रेप्लिकेशन में हमें पता है यहाँ पे है ना सेल्स है ना अपने और एक आर्म को इंक्रीज कर लेगा एंड रेप्लिका करेगा। जहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 1, 2 एंड 3 एंड 4 क्रोमोसोम एंड 4 क्रोमोसोम्स के साथ साथ हमारे पास आ जाएंगे 4 कॉपीज। हाउ वी आर सेइंग क्रोमैटिड के बेस पर हमने है ना 4 कॉपीज कहा है, ये और ये इस सारे है ना 4 मिला के कॉपीज कहलाएंगे। ओके, अब यहाँ पर से ये इट विल एंटर इनटू द G2 फेस। G2 फेस में क्या होगा, एज वी नो ओनली प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस वी कांट कम्प्लीटली सी। लेटर दिस सेल, अब ये यहाँ पर से है ना ये जाएगा आइदर माइटोसिस में, यहाँ पर से माइटोसिस में जा सकता है और ये है ना मियोसिस में जा सकता है। सो वी डोंट नो कि कौन सा सेल है वो उसके हिसाब से है ना माइटोसिस या फिर मियोसिस में जाएगा। बट ये G1, S एंड G2 ये कम्प्लीटली दिस आर कम्प्लीटली प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। जो भी है ना सेल को डिवाइड करना है उन्हें है ना इस 3 फेसेस से कंपल्सरी जाना ही जाना है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे अभी तो माइटोसिस में। माइटोसिस मतलब हमने as we said this is nothing but the process where the replication of the another cell of the somatic cells, skin, epithelial organs के जो cells हैं वो होंगे। सेल डिवीजन के अंदर यहाँ पे प्रोफेस होगा, मेटाफेस होगा, एनाफेस होगा, टीलोफेस होगा। प्रोफेस में एंड यहाँ पे देखिए किस तरह की कंडीशन।
प्रोफेज में जैसे का तैसा सेल है ना वैसा ही रहेगा, देयर इज नथिंग विल हैपन प्रोफेज की कंडीशन में, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे है ना कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम होंगे। कंडेंसेशन इज नथिंग बट वहाँ पे है ना जैसे कि थ्रेड से पूरी अजीब तरह से बिखरे हुए होंगे, उन सबको एकजुट लाने का प्रोसेस है ना प्रोफेज में होगा। मेटाफेज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर है ना क्रोमोसोम के सारे जो भी क्रोमोसोम्स है ये सब है ना एक सेंटर पॉइंट में आकर सेंटर में रहेंगे। एम फॉर मिडिल और एम फॉर यू कैन से मेटाफेज, इस तरह से याद कर लीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो से देयर विल बी लॉट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स विल बी अटैचिंग द क्रोमोसोम। सो ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, इन सारे क्रोमोसोम को सेंटर में रखने के लिए है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे। अब जैसे स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच हो जाएंगे, still they are as known as 4 chromosomes and number of copies are 4, we are saying this, okay। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा एनाफेज की कंडीशन। एनाफेज की कंडीशन में देखिए, आई थिंक ये स्लाइटली ब्लर है बिकॉज ऑफ द एडिटिंग, ओके। एनाफेज में देखिए यहाँ पे है ना मेन डिवीजन अब सेपरेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स जैसे ही सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, इसके है ना 2 आर्म्स है, मीन्स 2 इधर 4 आर्म्स है। ये एक जो है ये हाफ है ना एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये हाफ है ना एक सिस्टर क्रोमैटिड होगा। तो है ना यहाँ पर देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गेटिंग सेपरेटेड, जिसकी वजह से हम इस पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर अगर कंडीशन बोलेंगे तब है ना हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ कॉपीज है ना 4 हो जाएंगे। हाउ वी कैन से नंबर ऑफ कॉपीज आर 4, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 कॉपीज है यहाँ पे, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम्स आर देयर। So 8 chromosomes and 4 copies. But when we are seeing only the cluster के फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ पे किस तरह की कंडीशन होगी, क्लस्टर के फॉर्मेट में यहाँ पे है ना सेल जब डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे है ना 4 क्रोमोसोम्स होंगे, 1 2 3 4, एंड इसके साथ है ना यहाँ पे 2 कॉपीज होंगे, ये और ये। सो इस तरह से हम ये कॉपीज है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हमारे पास है ना इस तरह से ये सेपरेट हो जाएगा एंड ये है ना इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे है ना कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे है ना न्यूक्लियस के जितना भी पार्ट है वो हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा है, एंड देन टीलोफेज होगा। टीलोफेज में यहाँ पे है ना ये सारे सेल का कम्प्लीटली कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का लेयर की तरह फॉर्म हो जाएगा। लेटर साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब यहाँ पे है ना जो भी साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। और ये सारे माइटोसिस के कंडीशन को हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे हमने जब प्रोफेज की कंडीशन स्टार्ट की थी हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 थे, ओके। वी आर ओनली वांट टू सी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉपी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी देखिए 4। So when we started, we had 4 chromosomes, and we have at the end also 4 chromosomes. So based on that, we are saying there are only 4 division हुआ, equally divide हुआ, there is not reduction, कम नहीं हुआ, जितने हैं उतना। अगर आप ये देखेंगे, अगर ये सेल ये जो लास्ट का सेल है अगर ये है ना रेप्लिकेट कर दे तो फिर है ना इसकी कंडीशन से सेम प्रोफेज की कंडीशन की तरह हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए इक्वेशनल डिवीजन। Let's try to understand furthermore. अब हम जाएंगे मियोसिस कंडीशन में। आई होप ये वाला आपको और अच्छे से समझ आएगा बिकॉज इट इज ए नॉट रिटन फॉर्मेट। ये है मियोसिस की कंडीशन जो है ना जर्म सेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए काम आएंगे। यहाँ पे बेसिक्स आप है ना इस तरह से समझ लीजिए, लेटर वी विल गो इन द डेप्थ। इंटरफेस होगा, देन ये है ना मियोसिस 1 में जाएगा, देन इंटरकाइनेसिस होगा एंड मियोसिस 2। इंटरकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे है ना नो रेप्लिकेशन कुछ नहीं होगा, बस ये एक है ना सेल्स के अंदर है ना जा रहा है, इस फेस में जा रहा है, रेप्लिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। एंड इंटरफेस में एज वी हैव सीन G1S एंड G2, जो जितना भी यहाँ पे हमने पार्ट देखा है ये सेम एग्जैक्टली है ना यही प्रोसेस यहाँ पे होगा। यहाँ से मैंने ऑलरेडी कहा था आपको, यहाँ से है ना या तो ये मेयोसिस में जाएगा या फिर माइटोसिस में, ये दोनों में से किसी में भी जा सकता है। तो ये जो G1 एंड G2 G1S एंड G2 जो फेसेस है ये है ना कम्प्लीटली सेम एज इट इज,
बट यहाँ पे इंटरफेस जैसे ही कंप्लीट होगा ये मियोसिस में आएगा, तब यहाँ पे प्रोफेस सेपरेट हो जाएगा एंड मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, साइटोकाइनेसिस 1 है ना सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब प्रोफेस सेपरेट होगा, इसके पास है ना लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये वाले अलग अलग फेसेस भी होंगे। एंड ये सारे प्रोफेस के फर्स्ट फेसेस कंप्लीट करने के बाद ये है ना मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस में जाएगा। ये सब भी होने के बाद दिस विल गो इंटर द इंटरकाइनेसिस पे जाएगा, देन अनदर मियोसिस 2 में जाएगा। ओके, यहाँ पे मियोसिस में है ना प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस एज वी नो। यहाँ पे सेकंड माइटोसिस होगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमें तो ये तो पता हो चल ही गया कि यहाँ पे G1, S एंड G2 फेसेस में जाएगा एज प्रीवियसली। उसके बाद अब सेल जाएगा प्रोफेस में। प्रोफेस में किस तरह से? लिप्टोटीन में जाएगा। लिप्टोटीन में यहाँ पे है ना सारा क्रोमोसोम्स है ना कंडेंसेशन एज वी से थ्रेड्स है ना इस तरह से बिखरे हुए होंगे न्यूक्लियस में। अब वो है ना इस तरह से क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर ले लेंगे, जिसे हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहेंगे। एंड यहाँ पे साइनेप्सिस से फॉर्म करेंगे, मीन्स ये दोनों है ना दूसरे दूसरे क्रोमोसोम्स आके एक दूसरे से अटैच होंगे। इसे है ना साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है इसे कहेंगे। ये है ना जाइगोटीन, मतलब वी कैन से जीन जो भी है एक दूसरे से एक्सचेंज करने का प्रोसेस चल रहा है। पाइकोटीन जिसके अंदर है ना क्रॉसिंग ओवर होगा, मीन्स यहाँ पर जो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, आई होप, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है एंड यहाँ पर दूसरा रेडिश क्रोमोसोम है। ये दोनों है ना अपने अपने जीन को इस तरह से ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। इसी की वजह से सो मेनी चिल्ड्रंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनके सिस्टर ब्रदर्स देखिए, दे आर कम्प्लीटली सेपरेट। आपके भाई आपकी तरह नहीं होगा, आपकी बहन आपकी तरह नहीं होगी। Why this has happened? Because of the crossing over of the chromosome is occurring. एंड यहाँ पे साइनेप्सिस एन होगा, यहाँ पे विथिन बाइवेलेंट फॉर्म करेंगे। ये एक दूसरे का देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर का है एंड यहाँ पे है ना रेडिश कलर है। ये ब्लू कलर का है ना इसके ऊपर आ गया एंड ये रेडिश वाला इसमें आ गया। तो इस तरह से है ना क्रोमोसोम का एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। ये सब होने के बाद है ना यहाँ पे ये डायाकाइनेसिस के प्रोसेस में आएंगे। डायाकाइनेसिस में कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। दे बोथ आर बी कम्प्लीटली सेपरेट, ईच अदर से सेपरेट। सो लिप्टोटीन में कुछ भी नहीं, कंडेंसेशन हो रहा है। जाइगोटीन में है ना ये एक साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। पाइकोटीन में यहाँ पे है ना एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोम, रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। डिप्लोटीन के अंदर यहाँ पे है ना एक दूसरे को कम्प्लीटली जितना भी एक्सचेंज करना है वो कर लिए। अब यहाँ पे स्लाइटली सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड डायाकाइनेसिस में भी यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। एंड ऑफ द रेप्लिकेशन सेपरेशन जो भी है सब कुछ हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट दिस। ओके, प्रोफेस की कंडीशन यू कैन सी है। अब यहाँ पर से हम प्रोफेस के बाद है ना कहाँ पर जाएंगे? ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड टिल हियर। मेटाफेस 1 में जाएंगे हम। अब हम जैसे मेटाफेस 1 में जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए मियोसिस का पहला फेज जो मेटाफेस 1 है। यहाँ मेटाफेस में यहाँ पे हमारे पास है ना प्रीवियस टाइप वाली कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, ये होमोलोगस एक दूसरे के सामने आएंगे एंड यहाँ पे सेपरेट करेंगे। ये क्रोमोसोम आपके फादर के साइड से समझिए, ये क्रोमोसोम आपके मदर के साइड से समझिए। दे आर बोथ फॉर द सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस आर द 2 क्रोमोसोम्स ना। यहाँ पे ये है ना 11th क्रोमोसोम, ये भी है ना 11th ही क्रोमोसोम, बट दिस इज फ्रॉम मदर एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर। ओके, ये भी 11th क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये 11th क्रोमोसोम में हमें पता है इम्यून सिस्टम क्रोमोसोम्स होंगे एंड यहाँ पे भी इम्यून सिस्टम का क्रोमोसोम होगा, बट दे आर कम्प्लीटली सेपरेटिंग। अब यहाँ पे है ना जिस तरह से हमने ये देखा था लिप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सब जिसमें है ना थोड़ा बहुत सा एक्सचेंज हुआ। अब यहाँ पे है ना कुछ भी आपके पास आ सकता है, अदर योर सिस्टर और योर ब्रदर इज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो भी क्रॉसिंग ओवर है उस बेस पे। अब यहाँ पे इस तरह के जीन्स है ना यहाँ पे आ जाने के बाद क्या होगा, ये है ना एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। आने के बाद हम इसे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कहेंगे। और हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे? एज वी नो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4 क्रोमोसोम्स आर देयर। एंड हाउ मेनी कॉपीज वी आर हैविंग हियर? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4।
So we are having 4 copies and 4 chromosomes. Okay. अब यहाँ पे ये अच्छे से याद रख लीजिए, 4 कॉपीज है हमारे पास एंड 4 क्रोमोसोम्स है. लेटर वी आर एंटरिंग इनटू द एनाफेज. एनाफेज में एज वी नो मेटाफेज में हमारे सारे क्रोमोसोम सेंटर पार्ट में आ रहे हैं. इस तरह से एनाफेज में है ना ये स्पिंडल फाइबर से है ना अटैच हो रहे हैं. ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर है ना सेपरेशन का जो पुलिंग का प्रोसेस होगा वो हो रहा है. अब यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम हमारे पास है ना, ये सारे सर्कल में देखेंगे तब है ना सेम कंडीशन होगी, 4 क्रोमोसोम एंड 4 कॉपीज. बट व्हेन वी आर सीइंग ओनली दिस पार्ट, हम जब सिर्फ इसी पार्ट को कंसीडर करेंगे तब हमारे पास है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं यहाँ पर. वी आर हैविंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हियर. वी आर हैविंग ओनली 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हियर. यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एंड ये 2 क्रोमोसोम्स है एंड कॉपीज हमारे पास कितने हैं, ये 2 कॉपीज है. सो वी आर हैविंग क्रोमोसोम्स 2 एंड कॉपी नंबर आर 2. अब हम इसे क्या कहेंगे, वी आर कॉलिंग इट एज ए क्लस्टर. एनाफेज एज वी नो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी होगी. उसके बाद चल जाएगा साइटोकाइनेसिस एंड टीलोफेज के प्रोसेस में, जहाँ पे हमारे पास एज वी नो 2 क्रोमोसोम एंड 2 कॉपीज आर केम. इस तरह से ये एक सेल है ना, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर एक, इस तरह से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया. अब ये दोनों सेल को हमें है ना मियोसिस 2 में लेके जाना है. ओके, तो यहाँ पे आपको पता है इंटरकाइनेसिस में ये प्रोसेस पूरा जाएगा. इंटरकाइनेसिस के बाद है ना M2 में जाएगा, मियोसिस 2 के प्रोसेस में, और ये है ना रिडक्शनल डिवीजन कहलाएगा. व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए रिडक्शनल डिवीजन, हियर यू कैन सी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी आर सीइंग हियर. हमने यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स देखे, वी आर हैविंग 4 chromosomes and 4 number of copies here. But when we are coming on the end of the process, we are having 2 chromosomes and 2 copies. यहाँ पे भी 2 chromosomes 2 copies है. तो यहाँ पे 4 से है ना 2 में कन्वर्ट हो गया. सो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए रिडक्शनल डिवीजन. जैसे कि 46 क्रोमोसोम है, हाफ है ना आपके मदर के साइड से है, हाफ है ना आपके फादर के साइड से है. अब इन दोनों को सेपरेट करके है ना 23 में कन्वर्ट कर रहे हैं. बट दे आर क्रॉसिंग ओवर करके है ना कुछ जीन्स है ना फादर मदर के है ना इस तरह से डिवाइड हुए. होने के बाद है ना मियोसिस 2 में गए एंड मियोसिस 2 में गए. सो इस तरह से 2 सेल्स ये बना. We can't take 23 chromosomes here, so that's why I just draw only 2 chromosomes so you can understand and I can explain it in very well manner. I hope आपको ये सब clear हो गया. Let's try to understand. Meiosis 1 complete हो गया हमारा. अब जाएंगे हम Meiosis 2 के अंदर. Meiosis 2 के अंदर हमें पता है ये प्रोफेज में जाएगा. इंटरकाइनेसिस के बाद होगा ये Meiosis का प्रोसेस. प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा एंड टीलोफेज होगा. मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 जो है यहाँ पे हमारे पास कितने क्रोमोसोम आए थे, यहाँ पे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी आर हैविंग हियर, 2 क्रोमोसोम्स एंड 2 कॉपीज. सेम एज इट इज वी आर गेटिंग 2 क्रोमोसोम्स 2 कॉपीज. एंड हमारे पास जो कंडीशन थी 2 सेल्स की वो है ना, ये हमारे पास इस तरह से दोनों एक ही सेल से 2 बन गए थे यहाँ पे लास्ट फेज में. तो ये 2 है ना यहाँ पर आ गया. अब इन क्रोमोसोम की कंडीशन देखिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी आर हैविंग 2 क्रोमोसोम्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉपीज, 1 एंड 2. 2 कॉपीज आर देयर बेस्ड ऑन द क्रोमैटिड. कॉपीज है ना क्रोमैटिड के बेस पे देखा जाएगा. ओके, एंड यहाँ पे देखिए मेटाफेज. मेटाफेज के अंदर यहाँ पे एज वी नो सारे है ना क्रोमोसोम सेंटर पार्ट में आ जाएंगे. एंड यहाँ पे स्टिल वी आर हैविंग 2 क्रोमोसोम 2 कॉपी नंबर्स. एंड देन एनाफेज में जाएंगे. एनाफेज में एज वी नो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड होगा, क्लस्टर फॉर्म करेगा, क्लस्टर की स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा एंड सेल को स्पिंडल फाइबर के जरिए सेपरेट करेगा. एंड यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये है ना प्रोसेस सारा है ना सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होगा. यहाँ पे है ना सिस्टर क्रोमैटिड जो है ना सेपरेट होंगे. दे आर नॉट होमोलोगस आर सेपरेटिंग. ओके, हमें पता है यहाँ पे है ना होमोलोगस की कंडीशन थी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होमोलोगस ये क्रोमोसोम है एंड ये क्रोमोसोम है. यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सामने आके सेपरेट हो रहे हैं. बट यहाँ पे इस तरह की कंडीशन नहीं है. यहाँ पे हमारे पास है ना सिर्फ दोनों ये इसके साथ वाला सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो रहा है. ओके, सो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे. अब यहाँ पे हमारे पास एक से पहले 2 आ गए थे एंड ये दोनों मिलकर है ना हमें 4 सेल्स दे देंगे. इस तरह से हमारे पास 4 सेल्स आ जाएंगे. 4 सेल्स में हमारे पास है ना 2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. एंड ये दो क्रोमोसोम्स की कंडीशन सेम एज इट इज हियर ऑल्सो प्रेजेंट. यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था
कि पहले जब हम स्टार्ट कर रहे थे प्रोफेज सेकंड, यहाँ पे हमारे पास है ना 2 क्रोमोसोम्स थे एंड 2 कॉपीज थे। सेम हमारे पास यहाँ पे है ना 2 क्रोमोसोम, वी आर सीइंग ओनली बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम्स हमारे पास 2 हैं एंड कॉपी हमारे पास ओनली 1 है, पर स्टिल ये कॉपी अगर यहाँ पे है ना रेप्लिकेशन G1 के बाद जो एस फेस होगा उसमें जाएगी, तब ये भी है ना अपने आप का आर्म बना लेगी, तो कॉपी है ना फिर इक्वली हो जाएंगे। सो बेस्ड ऑन ओनली क्रोमोसोम्स वी आर सेइंग देयर आर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दैट्स वे दिस इज कम्प्लीटली, यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर एंड हुआ, दैट्स वे वी कॉल इट एज ए इक्वेशनल डिवीजन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एंड दोज हु हैव लेस अमाउंट ऑफ दी फोकस स्पैम वो तो यहीं पे एंड कर ले, एंड जिसे और भी जानना है स्टे विथ मी। ओके, वी नो सेल साइकिल होती है, ये होता है, वो होता है, हमें सब पता है, बट हाउ द थिंग्स विल हैपन इनसाइड मोर डेप्थ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस सारे सेल साइकिल के प्रोसेस के लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है तो यू कैन लीव हियर, अदरवाइज दोज हु वांट टू कंटिन्यू दे कैन कंटिन्यू। सेल साइकिल के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइक्लिन एंड सीडी के दोनों फैक्टर्स हैं, जो दोनों है ना प्रोटीन से बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो साइक्लिन की कंडीशन है, साइक्लिन जो है ये क्या करेगा, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में होगा। ओके, या तो इंक्रीज होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, इस तरह का डिमांड है इसका। बट सीडी के क्या करेगा, आइदर इट विल बी एक्टिव और इनएक्टिव, या तो काम करूंगा या फिर काम नहीं करूंगा। साइक्लिन क्या बोलेगा कि मैं काम तो करना ही है भाई, बट मुझे ज़्यादा काम करूंगा या फिर मैं कम काम करूंगा, या तो मैं बहुत ज़्यादा काम करूंगा या फिर मैं कम काम करूंगा, या फिर मैं ज़्यादा, इस तरह से काम करना ज़्यादा है या काम कम करना है, इस तरह से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले प्रोसेस में जाएगा। बट सीडी क्या है ना एक्टिव रहेगा, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, इस तरह से, जिसकी वजह से हम साइक्लिन को है ना नॉट कांस्टेंट कहेंगे, या तो ये आएगा बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा, कम इस तरह हो रहा है। एंड यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव का सीडी के का रोल है, इसीलिए वी कॉल इट एज ए कांस्टेंट। अब ये सीडी के साइक्लिन क्या है, किस तरह से है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो साइक्लिन है ये एंड सीडी के ये दोनों मिलेंगे तभी है ना हमारा सेल की जो साइकिल है वो होगा। देखिए ये दो फैक्टर ऐसे प्रोसेसिंग करेंगे कि है ना सेल को, हमारे सेल को है ना सेल डिवीजन करने के लिए हेल्प कराएंगे। अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो यू कैन फॉरगेट अबाउट द सेल साइकिल, सेल साइकिल को आप भी भूल जाएं। सो दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर आवर सेल साइकिल। अब यहाँ पे ये है सीडीके का स्ट्रक्चर। सीडीके के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टी लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ना टी लूप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो नीचे है टी लूप लाइक स्ट्रक्चर हो गया। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा रेडिश कलर का एक जो डॉट है, ये वाला है ना एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये है ना एटीपी बाइंडिंग साइट कहलाएगी एंड टी लूप लाइक स्ट्रक्चर। अब सीडी के क्या करेगा, सीडी के है ना साइक्लिन के प्रेजेंस में ही एक्टिव होगा। अब सीडी के आ गया, यहाँ पे सीडी के आ गया एंड उसी के साथ है ना साइक्लिन भी आ गया। अब ये दोनों मिलके है ना एक्टिवेशन का प्रोसेस करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। बट यहाँ पे है ना सीडीके के बहुत ज़्यादा अजीब अजीब डिमांड्स है। सीडीके है ना साइक्लिन चाहिए कहा, तो ठीक है हमने प्रोवाइड कर दिया, बट फिर भी वो है ना उसके पास है ना और कुछ चाहिए उसे, सो दैट दे कैन वर्क। तो ये यहाँ पे और किस चीज़ की डिमांड करेगा, यहाँ पे है ना इसे फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस भी चाहिए, या तो हम इसे डीफॉस्फोराइलेट करें, ओके, डीफॉस्फोराइलेट मतलब फॉस्फेट को रिमूव कर दें जिसकी वजह से ये इनएक्टिव में चला आएगा, एंड या तो हम है ना फॉस्फोराइलेट कर दें जिसकी वजह से ये एक्टिव या फिर इनएक्टिव की कंडीशन में रहेगा। हाउ, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू, यहाँ पे आप मिक्स मत करिए, ये समझिए हमारा सीडीके, ओके। ये सीडीके के पास अगर हम है ना डिफॉस्फोराइलेट कर दें, इसके पास बहुत सारे प्रोटीन्स रहेंगे, ये एक लाइसिन का प्रोटीन समझिए, इसके ऊपर हमने फॉस्फेट को रिमूव कर दिया या फिर नहीं है, तब ये है ना इनएक्टिव, तब है ना डिफॉस्फोराइलेशन का कंडीशन है। बट इसी के लाइसिन और कुछ दूसरा अमीनो एसिड भी है, आर्जिनिन समझिए एंड ल्यूसिन समझिए। दिस इज वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आर्जिनिन पे यहाँ पर फॉस्फेट लगा दिए या फिर ल्यूसिन पे फॉस्फेट लगा दिए, तब क्या होगा, फॉस्फेट है ना आर्जिनिन पे लगाने की वजह से ये एक्टिव रहेगा
बट फॉस्फेट जो ल्यूसीन पे लगा है जिसकी वजह से इनएक्टिव रहेगा। मीन्स हमने तो प्रोवाइड कर दिया है फॉस्फेट, बट इवन द प्रोवाइडिंग फॉस्फेट इज नेसेसरी कि कौन से अमाइनो एसिड पे लगाने से एक्टिव या इनएक्टिव होगा। फॉस्फोराइलेशन आपको आई थिंक आपको समझ आ गया कि डीफॉस्फोरेशन इज नथिंग बट जिसके पास है ना फॉस्फेट ना हो तो इनएक्टिव प्रोसेस पर रहेगा। अगर हम उस पर फॉस्फेट लगाएंगे तब हमारे पास ऐसा फॉस्फेट होना चाहिए, ऐसे प्रोटीन पे ही लगना चाहिए जो है ना इसके फंक्शन को एक्टिव करे ना कि इनएक्टिव करे। तो यहाँ पे इस तरह से फॉस्फोराइलेशन ही करना, नहीं मेन फॉस्फेट अटैच करना। तो यहाँ पे बहुत सारे सीडी के साइक्लिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट इतने काफ़ी है टू अंडरस्टैंड। ये है ना हमारे साइक्लिन सीडी के क्या करेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन कहलाएंगे। साइक्लिन सीडी के एज भी नो क्यों इम्पोर्टेंट है कि साइकिल जो भी सेल साइकिल है वो कंटिन्यू हो ना हो, इसके सारे प्रोसेस को यही कंट्रोल करेंगे। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द साइक्लिन सीडी के हो, कंटिन्यू सेल साइकिल चलती रहे तो हमें कैंसर भी हो सकता है। तो इसे है ना एक्टिव इनएक्टिव करते रहना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट वी आर हैविंग सेल साइकिल कंट्रोलिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए साइक्लिन एंड सीडी के एज वी नो दे आर बोथ आर प्रोटीन्स। उसी के साथ है ना CAK होगा, CD के एक्टिवेटिंग काइनेस होगा, CDI CD के इनहिबिटरी काइनेस होगा, मीन्स ये इनहिबिट करेगा। यू कैन सी हर जस्ट बेस्ड ऑन द वर्ड्स। ये CDK CAK मतलब CDK का एक्टिवेटिंग काइनेस जो है ना एक्टिवेट कर रहा है, मतलब फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। CDI मतलब CDK पर है ना इनहिबिटरी काइनेस करेगा, मतलब डी या तो फॉस्फेट करके है ना इसको इनहिबिट करेगा कि रोक देगा, फॉस्फोराइलेशन होने के बावजूद इनहिबिट करेगा। अब इसी CDI को हम है ना CIK भी कहते हैं। एंड CDC 25 फॉस्फेटेस होगा एंड काइनेस इनहिबिटरी प्रोटीन ये होगा जो है ना ब्लॉक करेगा CDK को। साइक्लिन इनहिबिटरी प्रोटीन जो है ना साइक्लिन को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे देखिए काइनेस इनहिबिटरी प्रोटीन है ना CDK को ब्लॉक कर रहा है, साइक्लिन इनहिबिटरी प्रोटीन साइक्लिन को ब्लॉक कर रहा है। एंड इसके एग्जाम्पल CYP19 जो साइक्लिन को ब्लॉक कर रहा है, P21 हमने बहुत मरतबा सुना है जो है ना साइक्लिन A को ब्लॉक कर रहा है, P27 जो साइक्लिन E को ब्लॉक कर रहा है, एंड INK4 ये है ना CDK4 को ब्लॉक कर रहा है। P15, P16, P18 एंड P19 these are the blocking। ओके इसी के साथ साथ INK2 जो P21 बहुत इंपॉर्टेंट है जो है ना CDK2 को ब्लॉक कर रहा है। ये कुछ इसी तरह के फैक्टर्स हैं, वी नीड टू रिमेंबर इन एज इट इज। एंड यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, यूबिक्विटिनेशन लाइगेज जिसे हम है ना F बॉक्स भी कहते हैं, वी कॉल इट एज F बॉक्स। यहाँ पे हम है ना यूबिक्विटेशन लाइगेंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यह है ना सेल साइकिल के कंट्रोलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट काम करता है। हमारे पास यूबिक्विटिनेशन के प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास है ना E1, E2 एंड E3 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये प्रोटीन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क फंक्शन करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। E1 क्या करेगा, अपने ऊपर है ना यूबिक्विटिनेशन को अटैच कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, एनर्जी लेकर है ना यूबिक्विटेशन मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा। जब ATP यूज करेगा तब डेफिनेटली ADP रिमूव करेगा। देन व्हाट विल हैपन, E1 है ना जाएगा E2 के पास और इसे क्या करेगा, इस यूबिक्विटिनेशन, यहाँ पे ये है ना यूबिक्विटिनेशन है, इसे अटैच करवाएगा E2 के ऊपर। यहाँ पे ये E2 क्या करेगा, AMP को यूज करके, मतलब AMP को यूज करेगा एंड यूबिक्विटिनेशन को अटैच करेगा। जैसे यूबिक्विटिनेशन अटैच होगा ये AMP को निकाल कर फेंक देगा। अब यहाँ पे E2 क्या करेगा, E2 है ना E3 के पास जाएगा एंड E3 के साथ अटैच करेगा, और ये हमारा सबस्ट्रेट है जिसे हम है ना डिग्रेडेट करना चाहेंगे, जिसे हमें रिमूव करना है, जो कैंसर कॉज कर रहा है या फिर कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो अब हमें इसे है ना डिग्रेडेट करना है। इसको यहाँ पे E3 होल्ड ऑन करेगा ये सबस्ट्रेट को। अब यहाँ पे E2 क्या करेगा, E3 को इस तरह से वन बाय वन यूबिक्विटिनेशन, ये जो है पर्पल कलर का ये यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल्स है, वन बाय वन है ना यूबिक्विटिनेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये सारा है ना डिग्रेडेट करेगा। कहाँ पर करेगा, प्रोटियोसोम में करेगा। आई होप आपको ये समझ आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये।
E1 है, E1 ने है ना ADP को यूज करके ADP रिमूव किया, यूबिक्विटिनेशन को अटैच कर लिया, इस यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल को E2 को दिया। ये E2 क्या करेगा, अपने यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल को है ना अटैच करने के लिए AMP का यूज करेगा। जैसे ही यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल इसके पास अटैच होगा, यह अपने E3 के पास जाएगा। E3 के पास जाकर है ना 1/1 E2 का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे E2 क्या कर रहा है, 1/1 है ना यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल को E3 को दे रहा है ताकि ये सबस्ट्रेट के ऊपर लगे। यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऊपर यहाँ पे हम यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल को अटैच करें, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट डिग्रेडेड कर दिया जाएगा प्रोटियोसोम के अंदर। सो दिस इज द प्रोसेस वेयर वी कैन से कि सेल साइकिल के अंदर ये सब चीजें चलना चाहिए, अदरवाइज सेल विल बी गोइंग टू डाई। यहाँ पे और देखिए साइक्लिन सीडीके के बारे में और थोड़ा बहुत। एक तो हमारे पास G1 एंड G1S एंड S एंड M फेस में ही साइक्लिन सीडीके होंगे। कौन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर। साइक्लिन किसके लिए इंपॉर्टेंट मीन्स CSIR के वालों के लिए, गेट, DBT, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G1 के अंदर है ना यहाँ पे DEAB डेब, ओके। G1 में है ना G1S में एंड SM इसमें है ना डिफरेंट साइक्लिन्स प्रेजेंट है। एंड CDK में हमारे पास है ना 4 6 ये है ना 2 एंड 2 1 1, 4 6 2 2 1 1, इस तरह से याद रख लीजिए। दिस आर द साइक्लिन एंड CDK मॉलिक्यूल्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द साइक्लिन एंड CDK प्रोसेस के लिए। ये है ना कुछ साइक्लिन CDK वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर और अच्छे से समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर है ना D है ना इसके पास है, G1 के पास है ना D है, ओके, और उसी के साथ 4 6 है। एंड S के पास यहाँ पे 2 है, ओके। सेकेंड व्हाट इट इज CDK एंड ये हमारा साइक्लिन A, यहाँ पे देखिए साइक्लिन A S के पास है। एंड उसी के साथ साथ हमारे पास है साइक्लिन E, कहाँ पर है ये, G1 में भी आ रहा है एंड S में भी आ रहा है, CDK1 भी है इन दोनों के बीच में, मीन्स ये दोनों के पास है ना साइक्लिन E एंड CDK1 दोनों प्रेजेंट है। एंड G2 टू M फेस तक, यहाँ तक जो भी जितना भी फेस है इसके पास है ना B1 एंड A1 ये जो है ना यहाँ पे ये याद रख लीजिए, ये जो A1 है G2 का, ये है ना कहाँ से आ रहा है, हमारे पास इसके पास से आ रहा है, ओके। S से इज गिविंग द A एंड ये जो A1 है ये CDK कहाँ से आ रहा है, इसके पास से आ रहा है M फेस से। So M फेस इज प्रोवाइडिंग द CDK1 and S फेस इज प्रोवाइडिंग साइक्लिन A टू द G2 फेस। G2 फेस का कुछ खुद का अपना साइक्लिन CDK नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए G1 है, G1S है, S है एंड M है, देयर इज नो G2। सो इसके पास फिर भी साइक्लिन एंड CDK फिर भी मौजूद है, इट इज बेस्ड ऑन दे बोथ आर गिविंग टू देम। आई होप आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ आया। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं अगर आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी तो आप बोलेंगे बस कर दो बहन। सो और इतना तो हमारा फोकस स्पैम भी काम नहीं कर रहे हैं आजकल। So I think it is enough, but if you think there are any kind of things I need to improve, then definitely comment so I can improve on myself. And another thing, अगर इसके continue version में आपको और continue करना है, then please make sure to inform me in the comment section. I hope आपको पसंद आया. Thank you so much.